आज भाइयों के लिए एक 2024 की स्वीडिश साइंस फिक्शन फिल्म कोरा लेकर आए हैं। कहानी दूर के 2026 में होती है, जब पृथ्वी पर हर जगह जहरीली गैस फैली हुई है, चाहे इंसान हो या जानवर। अगर इसे अंदर ले लिया जाए तो 2 मिनट 30 सेकंड से भी कम समय में मौके पर ही मर जाएगा। इसकी मारक क्षमता बेहद शक्तिशाली है। कुछ बचे हुए लोग केवल भूमिगत रह सकते हैं। यदि मानव जाति जल्द ही विषैली गैस का समाधान नहीं ढूंढ पाती तो पूरी मानव सभ्यता ढह जाएगी। सौभाग्य से कुछ उच्च बुद्धिमत्ता वाले लोग बचे हुए हैं, जिन्होंने एक संगठन बनाया है और मिलकर गैस को खत्म करने के तरीके पर शोध कर रहे हैं, जिसका नाम कोरा है। वह मुख्यालय द्वारा भेजे गए कर्मचारियों में से एक है, जो भूमिगत कई दशकों से काम कर रहा है। उसका दैनिक कार्य विषैली गैस से संबंधित कुछ डेटा रिकॉर्ड करना है, अतिरिक्त रूप से बचे हुए लोगों की संख्या की गणना करना है और फिर कंप्यूटर के माध्यम से मुख्यालय को भेजना है। अंत में जानकारी को व्यवस्थित करके संग्रहित करने के बाद समय पर काम समाप्त करना है। दिन प्रतिदिन का काम बहुत नीरस और उबाऊ है। कोरा हर दिन बेस्वाद खाना खाने के बाद कुछ व्यायाम करता है, शरीर को फिट रखने के लिए, या फिर कुछ खराब हो चुकी मशीनों की मरम्मत करके समय बिताता है। जब कुछ करने को नहीं होता तो वह मुख्यालय से आई वीडियो देखता है। ये वीडियो सभी बाहरी कर्मचारियों को भेजे जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कि वे जरूर डटे रहें, साथ मिलकर जहरीली गैस का मुकाबला करें और जल्द ही फिर से दिन का उजाला देखें। कोरा ने नक्शे को देखा। उसका अच्छा दोस्त जैक एक अन्य क्षेत्र के लिए जिम्मेदार था। हर बाहरी कर्मचारी के पास एक विशेष जिम्मेदार क्षेत्र होता है। रात में कोरा ध्यान नहीं देते हुए किताब देख रहा था, तभी उसने कंप्यूटर से संदेश सुना। कोरा कंप्यूटर के सामने आया और देखा कि यह एक संदेश था जो बताता था कि सामग्री जल्द ही पहुंचने वाली है। इसलिए अगले दिन कोरा ने विषाक्त गैस से बचने का उपकरण पहना और आत्मरक्षा के लिए एक पिस्तौल ले ली। अंत में विषाक्त गैस से बचने का मास्क पहन लिया और सामग्री लेने के लिए बाहर जाने की तैयारी की। पूरा बंकर उच्च तकनीक से बनाया गया है, जिसमें एक उन्नत फिल्टर उपकरण है जो कोरा को बंकर के अंदर साफ हवा में सांस लेने की अनुमति देता है। जल्दी ही कोरा सतह पर चढ़ गया। बाहर जहरीली गैस का धुआं फैला हुआ था। चारों ओर अत्यधिक शांति थी, कोई जीवन नहीं था। इसके बाद एक मशीन जहाज ने एक बैच सामग्री भेजी, लेकिन फेंकने की जगह में गलती से झील के पानी में गिर गई। कोरा को पानी में जाकर निकालना पड़ा। सौभाग्य से बॉक्स में पानी नहीं गया। खाने के साथ जीवन की सुरक्षा हो गई। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतते गए। कोरा हर दिन वही काम दोहराता रहा, जिससे उसका मन बहुत पीड़ित हुआ। धीरे धीरे वह चिड़चिड़ा होने लगा। अचानक एक दिन सभी कंप्यूटरों ने नेटवर्क के क्रैश होने की सूचना दी, जिससे वह मुख्यालय से संपर्क का एकमात्र तरीका खो बैठा और जब तक सामग्री खत्म नहीं हो जाती वह निश्चित रूप से मर जाएगा। उसे तुरंत मुख्यालय को एक आपातकालीन संकेत भेजने की आवश्यकता थी, इसलिए उसने पास के अच्छे दोस्त जैक को खोजने का फैसला किया ताकि उसके सिग्नल टावर के माध्यम से मुख्यालय से मदद मांगी जा सके। कोरा ने अपनी पिस्तौल ली, उपकरण पहन लिए और एक बार फिर से सतह पर चढ़ गया। इस बार बाहर जाने में अधिक समय लगेगा, इसलिए कोरा ने एक पुराना कपड़ा ढूंढकर प्रवेश द्वार को छिपा दिया ताकि अन्य बचे हुए लोग इसे न देख सकें। कोरा के पास एक यांत्रिक पक्षी है जो बाज जैसा दिखता है, जो किसी भी समय उसे आपात स्थिति की जानकारी दे सकता है। पूरा शहर खंडहर में बदल गया है। निराशाजनक माहौल दम घोंटने वाला है और चारों ओर फैली जहरीली गैस ने पूरे शहर और यहाँ तक कि पूरी दुनिया को कमजोर बना दिया है। एक दिन और एक रात चलने के बाद आखिरकार सिग्नल टावर मिल गया, लेकिन कोरा ने पहले बंकर में जाकर जैक को ढूंढने का फैसला किया, परंतु सोचा नहीं था कि प्रवेश द्वार पहले ही पानी में डूब चुका है। इसका मतलब है कि बंकर में अब जीवित रहना संभव नहीं है। कोरा तेजी से सिग्नल टावर पर चढ़ गया। जब वह सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तो देखा कि एक आदमी मेज पर लेटा हुआ है और हिल नहीं रहा है। पास जाकर देखा तो वह उसका दोस्त जैक था। लगता है कि वह पहले ही दुनिया छोड़ चुका है। फिर देखा कि मेज पर एक ही शू पड़ी है। असल में जैक ने आत्महत्या की थी, क्योंकि उसका बंकर डूब चुका था, जिससे उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। और भी दुखद यह था कि वह लगातार किसी से संपर्क नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि मुख्यालय ने उसे छोड़ दिया है और उसने यह भी मान लिया कि वह अब इस दुनिया को बचाने की क्षमता नहीं रखता। निराशा में उसने अपनी जान ले ली। केला ने पढ़ने के बाद मेज पर रखे वॉकी टॉकी को उठाकर मुख्यालय को कॉल करना शुरू किया, लेकिन कंप्यूटर पर दिखा कि रेडियो चैनल अब उपयोग में नहीं है, जिससे गुस्से में कोरा ने गाली दे दी। शांत होने के बाद कोरा ने पैदल ही मुख्यालय जाकर सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। उसने नक्शा देखा और पाया कि मुख्यालय ज्यादा दूर नहीं है। पैदल एक दिन में पहुंचा जा सकता है, हालांकि शहर की सड़कों से बचना होगा। जल्दी ही कोरा मुख्यालय की दिशा में आगे बढ़ा। रास्ते में बहुत सावधानी बरतते हुए हर कदम पर चारों ओर ध्यान से देखता रहा। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, भाग्यशाली कोरा को एक पुरानी कार मिली, इसीलिए उसने सोचा कि वह यहाँ एक रात के लिए रुक सकता है। समय जल्दी से अगले दिन में बदल गया। कोरा जागने के बाद अपना सामान समेटकर आगे बढ़ा। उसका यांत्रिक बाज हमेशा उसके साथ था, हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं गया था। अचानक सामने से 3 जीवित बचे लोग आ गए और जल्दी में कोरा को छिपना पड़ा। अच्छा हुआ कि धुंध काफी घनी थी, तीनों आदमी उसे नहीं देख पाए। जब तीनों लोग दूर चले गए तब कोरा उठने की हिम्मत कर पाया। कुछ समय बाद वह मुख्यालय पहुंचा और पहचान सत्यापन के माध्यम से सफलतापूर्वक बेस में प्रवेश किया। यहाँ अधिक उन्नत फिल्टरिंग सिस्टम था जो बहुत ताजा हवा प्रदान कर रहा था। कोरा ने अपना गैस मास्क उतार दिया और उसने चारों ओर देखना शुरू किया, लेकिन अजीब बात यह है कि बेस में एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसे समझ में नहीं आ रहा। इस समय उसने देखा कि एक कंप्यूटर चालू था, जिस पर एक परियोजना समाप्ति की फाइल दिखाई दे रही थी और कुछ विभागों को भेजे गए ईमेल थे, जिनमें उन्हें योजना समाप्त करने और आपातकालीन निकासी की सूचना दी गई थी। हालांकि कोरा को यह संदेश बिल्कुल नहीं मिला। वह गुस्से में कुर्सी पटककर मुख्यालय से बाहर चला गया, लेकिन कोरा को भी नहीं पता था कि उसे आगे कहां जाना है। उसी समय क्लारा पर कुछ बचे हुए लोगों ने हमला कर दिया।
जब फिर से जागा तो सामने एक रहस्यमय आदमी दिखाई दिया। आदमी का नाम था दा झुआंग। उसने क्ला को इसलिए पकड़ा क्योंकि उसने देखा कि वह मुख्यालय जैसी वर्दी पहने हुए है, लेकिन वे पहले ही वहां से हट चुके थे। फिर भी कोई इस इलाके में क्यों घूम रहा है, क्ला तुरंत समझा नहीं सका। फिर दा झुआंग ने बताया कि उसने भी कभी मुख्यालय में शामिल होने के लिए आवेदन किया था ताकि अपने लिए एक अच्छा जीवन यापन का माहौल बना सके, लेकिन मुख्यालय के लोगों ने उसके अनुरोध को बिना किसी हिचकिचाहट के ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि उन्हें केवल होशियार लोग चाहिए। इस कारण से दा झुआंग बहुत गुस्सा हो गया। उसे लगा कि उसका अपमान हुआ है। क्ला ने समझाया कि वे भी इस दुनिया को बचाने के लिए बेहतर संसाधन चाहते थे। शुरू में दा झुआंग को भी विश्वास था कि वे सभी बचे हुए लोगों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन अब वे चुपचाप हट गए हैं। दा झुआंग और उनके लोग केवल अपने दम पर एक आधार बना सकते हैं, लेकिन जो फिल्टर और गैस मास्क वे उपयोग कर रहे हैं वे मुख्यालय की गुणवत्ता के नहीं है। अब उसे गंभीर संदेह है कि मुख्यालय का इरादा अन्य बचे लोगों की जिम्मेदारी लेने का नहीं है, बल्कि इस बहाने से सबसे अच्छी चीजों और पर्यावरण पर कब्जा करना है। और वह मानता है कि मुख्यालय के उच्च अधिकारी स्वार्थी लोग हैं। दा झुआंग ने क्ला के साथ बातचीत में पाया कि वह मुख्यालय के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए उसने क्ला से कहा कि वह मशीन ईगल उसे दे दे। वह क्ला को एक रास्ता दे सकता है। अब निहत्थे क्ला के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे दा झुआंग की कठोर शर्तों का पालन करना पड़ा, लेकिन मशीन ईगल की अपनी सोच है। यह चारों ओर खोज करेगा और अभी कुछ समय के लिए वापस नहीं आएगा। दा झुआंग ने कहा कि उसके पास अब बहुत समय है। फिर उसने गैस मास्क पहन लिया और बाहर जाकर देखने की तैयारी की। दा झुआंग ने अपने आदमियों से कहा कि वे क्ला पर नजर रखें, लेकिन उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही क्ला ने पेट दर्द का नाटक किया। जैसे ही आदमियों ने ध्यान हटाया, क्ला ने कुर्सी उठाकर सीधे उन पर फेंक दी। फिर मौके का फायदा उठाकर जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली और सीधे आदमियों के माथे पर मार दी, और फिर उनके पास से चाकू और मास्क ले लिया। हालांकि उनके मास्क इतने उन्नत नहीं हैं, लेकिन कम से कम वे फिल्टर का काम कर सकते हैं। क्ला चुपचाप उनके बेस से भाग निकला। भुजिया के दरवाजे पर एक महिला बैठी थी जो चाकू तेज कर रही थी। क्ला ने तुरंत चाकू निकालकर उसे एक बार मारा, लेकिन पहली बार में वह घातक नहीं था, इसलिए क्ला ने जल्दी से एक और वार किया। क्ला ने सुनिश्चित किया कि किसी ने नहीं देखा और फिर महिला की जैकेट ले ली। इस समय गश्त कर रहे आदमी ने लगता है कुछ आवाज सुनी, इसलिए उसने अपने साथी को बुलाना शुरू कर दिया। वह आवाज की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा कि औरत की लाश जमीन पर पड़ी है। उसने तुरंत क्ला के भागने की दिशा में कुछ गोलियां चला दी। सोचा नहीं था कि यह एक मानव लक्ष्य साधक मास्टर है। ठीक महत्वपूर्ण समय पर मशीन ईगल समय पर पहुंच गया। केला गिर चुके आदमी की स्थिति देख रहा था। अचानक पीछे से एक आदमी चुपके से आया और फिर एक डंडा उसके शरीर पर मारा। जब वह आदमी द्वारा निपटाए जाने वाला था, तभी एक गोली की आवाज आई और वह आदमी जमीन पर गिर गया। क्ला बहुत जिज्ञासु था, इस प्रलय के समय में आखिर कौन उसे बचाएगा। इस समय एक महिला धुंध से धीरे धीरे बाहर आई। क्ला ने उसका चेहरा देखा। यह देखकर वह अविश्वसनीय था। सामने यह हथियार लिए एकदम साहसी महिला बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। महिला ने उसे जल्दी से बंदूक उठाने और उसके साथ चलने के लिए कहा। यहाँ से निकलना सबसे जरूरी था। उसने तुरंत जमीन पर पड़ी एके उठा ली और महिला के साथ चला गया। जैसे ही क्ला एक कमरे में घुसा, अचानक प्रकट हुए आदमी ने उसे पकड़ लिया। क्ला की ताकत उस आदमी के सामने कम पड़ गई और वह हिल भी नहीं सका। आखिरकार उसने पूरी ताकत लगाकर आदमी का मास्क उतार दिया, जिससे वह तुरंत अपनी क्षमता खो बैठा। दूसरी तरफ क्ला के जैसी दिखने वाली महिला अन्य बचे हुए लोगों के साथ तीव्र गोलीबारी कर रही थी। इसी समय दा झुआंग भी आ गया, क्ला पर हमला करने की तैयारी में। यह नहीं सोचा था कि एके में पहले से ही गोलियां नहीं थीं। क्ला ने मौके का फायदा उठाकर एक लकड़ी की छड़ी सीधे दा झुआंग के पेट में घोंप दी। ये जानते हुए कि उसकी मौत निश्चित है, दा झुआंग ने मशीन ईगल के कंट्रोलर को नष्ट कर दिया। क्ला ने पिस्तौल उठाई, उसे गोली मारने की तैयारी की, लेकिन इस तरह गोली मारने से उसके दिल की नफरत नहीं मिटेगी। अंत में क्ला ने सीधे दा झुआंग को नहीं मारा, बल्कि उसे दर्दनाक मौत मरने के लिए छोड़ दिया। सभी को खत्म करने के बाद क्ला ने आखिरकार अपना गैस मास्क वापस ले लिया। उसने जिज्ञासा से महिला से पूछा कि वह आखिर कौन है और वह उसके जैसी क्यों दिखती है। महिला ने क्ला को बताया कि वास्तव में वे सभी क्लोन हैं। यह क्लारा परियोजना का एक हिस्सा है, लेकिन क्लारा ने कहा कि वह बिल्कुल भी क्लोन नहीं है, क्योंकि उसे याद है कि वह बचपन से मुख्यालय में बड़ी हुई है और मुख्यालय के लिए 10 साल तक भूमिगत काम किया है, हर दिन अकेलेपन का जीवन जीते हुए। उसने कहा कि उसे बचपन से लेकर अब तक की सभी बातें अच्छी तरह याद हैं। महिला ने उसे बताया कि वह मानवों द्वारा जीन इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाया गया था, ताकि हम यह विश्वास कर सकें कि हम क्लोन नहीं हैं और उसके और क्लारा के पास समान यादें हैं। महिला ने यह भी कहा कि उसने पाया कि मुख्यालय के अन्य 2 परियोजनाओं की एन्क्रिप्टेड फाइलें परियोजना की विफलता के कारण क्लारा की इस नई परियोजना को स्थापित करने के लिए थीं और इस दुनिया के बचे हुए लोगों की रक्षा के लिए हजारों क्लोन बनाए गए। सीधी बात यह है कि इंसान क्लोन को एक बार इस्तेमाल होने वाले उपकरण की तरह मानते हैं, जिन्हें अकेले उन कामों के लिए भेजा जाता है जो इंसान करने की हिम्मत नहीं करते। अब बाहर के बचे हुए लोग कम होते जा रहे हैं और मुख्यालय के उच्च अधिकारियों ने परियोजना को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जबकि यह क्ला परियोजना कुछ साल पहले ही समाप्त हो चुकी थी।
क्ला गुस्से में कहता है कि उसे कभी कोई सूचना नहीं मिली, वह हर दिन वही काम करता रहा और कुछ दिन पहले उसे एक खाली आपूर्ति मिली। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि यह परियोजना पहले ही समाप्त हो चुकी थी। महिला को क्ला के प्रति कुछ सहानुभूति होती है। वह कहती है कि वे क्लोन के रूप में केवल मुख्यालय के लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए बनाए गए थे और जब उनकी आवश्यकता नहीं होगी तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। मुख्यालय इन क्लोन लोगों को ढूंढने से रोकने के लिए उन पर बम से हमला करेगा। उस समय महिला को भी एक बम मिला था, लेकिन वह नहीं फटा और वह सौभाग्य से बच गई। हालांकि क्ला को कभी बम नहीं मिला, शायद इंसानों के बम खत्म हो गए थे। जब से महिला को बम मिला, वह उन इंसानों से नफरत करने लगी जिन्होंने इसका उपयोग किया, लेकिन कई सालों तक खोजने के बाद भी वह उनके छिपने की जगह नहीं ढूंढ पाई। वह कसम खाता है कि वह निश्चित रूप से मुख्यालय के उन मनुष्यों को ढूंढेगा। वह क्ला से कहता है कि वह उसे ढूंढने में मदद करे, फिर अपनी चीजें वापस ले और फिर क्ला को एक सुरक्षित जगह पर रात बिताने के लिए ले जाता है। अगले दिन महिला एक नक्शा निकालकर रास्ते का विश्लेषण करने लगती है। कई वर्षों की खोज के बाद अब केवल एक परित्यक्त ऊंची इमारत और सबसे किनारे की एक खाली जगह बची है। केवल इन 2 स्थानों की ही जांच नहीं की गई है। उसने अनुमान लगाया कि शायद वही उनका निवास स्थान है, इसलिए दोनों तुरंत खोज के लिए निकल पड़े। जल्दी ही दोनों परित्यक्त ऊंची इमारत पर पहुंचे और अंदर जाते ही उन्हें प्रसारण की आवाज सुनाई दी। फिर महिला ने आदम के निर्देशों का पालन करते हुए फोन उठाया। वे मुख्यालय के लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि दोनों छोड़े गए क्लोन हैं और उन्हें आदम के संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वर्तमान में उनका संगठन भूमिगत कई 100 फीट की खदान में है, जो बहुत सुरक्षित है और वहां गैस मास्क की जरूरत नहीं है। और आदम का दावा है कि उनके पास शराब और मांस है, लेकिन ये चीजें महिला को लुभा नहीं सकी। वह अब किसी भी इंसान पर विश्वास नहीं करती। महिला ने पहले मौखिक रूप से सहमति जताई, जिससे आदम के सहयोगी सतर्कता छोड़ दें, और अगले ही पल उसने सीधे एक गोली मारकर सहयोगी का सिर उड़ा दिया। एक सहयोगी ने यह देखा और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद एक तीव्र गोलीबारी शुरू हो गई। इस समय एक ग्रेनेड अंदर फेंका गया। क्ला ने उसे तेजी से खिड़की के बाहर फेंक दिया। केला ने एक छुपकर हमला करने वाले आदमी को गोली मार दी, जैसे वे लोग असली जीवन में पबजी खेल रहे हों। इस समय महिला गलती से पकड़ी गई और उससे क्ला का पता पूछा गया। वह महिला को क्ला की तलाश में ले गया। दूसरी ओर क्ला ने भी आदम के एक आदमी को बंधक बना लिया। वे मिलने के बाद कुछ चर्चा करते हैं और बंधकों का आदान प्रदान करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन जब वे खिड़की से कूदकर भाग रहे थे, महिला ने मौके का फायदा उठाकर उनके बंधक पर गोली चला दी। दोनों आदम के क्षेत्र से सफलतापूर्वक भाग निकले और सबसे किनारे की खाली जगह की ओर खोज करने की तैयारी करने लगे। लेकिन महिला की चोटें बहुत गंभीर थीं और उसके पास चलने की ताकत नहीं बची थी। उस खाली जगह तक पहुंचने के लिए एक पहाड़ी चढ़नी पड़ती। महिला आखिरकार थक कर जमीन पर गिर गई, जबकि क्ला अकेले ही पहाड़ी पर चढ़ गया और एक वीरान दृश्य देखा। फिर महिला के पास लौट आया। महिला ने जिज्ञासापूर्वक क्ला से पूछा कि उसने क्या देखा। क्ला ने झूठ कहा कि उसने इमारतें देखी और सैकड़ों सामान्य लोग जो बिना गैस मास्क के थे और बच्चों को खुशी से खेलते हुए देखा। महिला ने क्ला के वर्णन को सुना तो उसके दिल में अत्यधिक संतोष हुआ और फिर वह निश्चिंत होकर इस दुनिया से विदा हो गई। केला महिला को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर एक भला झूठ कहा। इस समय क्ला फिर से अकेला हो गया। अब वह केवल अपने पहले के निवास स्थान पर लौट सकता था, लेकिन जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने पाया कि प्रवेश द्वार खुला हुआ था। उसे एहसास हुआ कि कोई उसके क्षेत्र में घुस आया है। वह सावधानी पूर्वक नीचे गया और देखा कि सामने एक आदमी बैठा है। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह वही दाजुआंग है जिसे पहले नहीं मारा था। देखते हुए कि जमीन पर बिखरे हुए फिल्टर और सामान को दाजुआंग ने नष्ट कर दिया है, क्ला ने गुस्से में दाजुआंग पर गोली चला दी और दिल से चिल्लाया। तो अब इस प्रलय के समय में क्ला कैसे जीवित रहेगा? ठीक है, ऊपर दिया गया था 2024 की स्वीडिश विज्ञान कथा फिल्म क्ला की पूरी सामग्री। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।